गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में अब तक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। और उसके अंदर हम लोग दो कारक पढ़ चुके हैं, जिसमें एक कारक था आपका सांद्रता, और दूसरा कारक जो था वो था आपका ताप। ये दो पे बात हो गई थी। ताप में टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात कर चुके थे। अब तीसरे कारक के बारे में बात करते हैं बच्चों, और तीसरा कारक है हमारे पास में कैटालिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। और आप जानते हैं बच्चों उत्प्रेरक क्या होता है, छोटी क्लास से पढ़ते हैं, 10th क्लास से। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, या जो कह सकते हैं परिवर्तित कर देते हैं, और स्वयं अपरिवर्तित रूप से बच जाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। आप सब जानते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको यूँ समझ सकते हैं आम जिंदगी में, मान लीजिए दो दोस्त हैं ए और बी, और इन दोनों का दोस्त है सी, इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है। दोनों में अगर मान लीजिए झगड़ा हो जाता है और सी क्या करता है, इनको और ज़्यादा लड़वा देता है, तो जो रिएक्शन बढ़ा देता है और अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि उत्प्रेरक ऐसा क्या काम कर रहा है कि भैया इसकी स्पीड बढ़ जाती है, रिएक्शन के अंदर ऐसा क्या काम करता है। तो पता लगता है बच्चों कि उत्प्रेरक क्या करता है, किसी पदार्थ की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को घटा देता है। ये किसको घटा देता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को घटा देता है। कौन, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है ये भी समझ रहे होंगे आपको। मान लीजिए ए बी की पिटाई कर देता है, और पिटाई में मान लीजिए इसके 3 थप्पड़ लगाता है, ये 1 2 3 थप्पड़ लगाने तक भी इसको गुस्सा नहीं आता, चौथे थप्पड़ में इसको गुस्सा आता है और इसकी पिटाई करता है वापस। लेकिन मान लीजिए बच्चों मैं यूँ कहूँ कि ये सी बी को जाके कहता है यार तू बहुत पिटता है, डरता बहुत है। ऐसे क्यों डरता है भाई, मैं हूँ तेरे साथ में, अगर आपकी कोई बात हो तो देख लेना। तो अगर इस तरीके से कोई बात हो तो अब क्या है कि ये 3 थप्पड़ नहीं खाएगा, 1 थप्पड़ खाते ही इसको गुस्सा आ जाएगा। मतलब इसका पेशेंस जो है, इसका जो पेशेंस है उसको कम कर दिया इसने। मतलब जितने में इसको एनर्जी मिलनी चाहिए थी रिएक्शन के लिए, उससे कम एनर्जी में रिएक्ट कर जाता है। तो यूँ कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी पदार्थ को दी गई वह न्यूनतम क्रिया ऊर्जा, किसी पदार्थ को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके वह पदार्थ क्रिया करने योग्य हो जाता है, कहलाती है आपकी सक्रियण ऊर्जा। लिखाएंगे बच्चों, इसको हम लोग अभी नहीं लिखना है। तो पहले हम लोग कैटलिस्ट के बारे में लिखते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसके अंदर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, और स्वयं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रूप से बच जाते हैं, अपरिवर्तित रूप से बच जाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक सामान्यतः क्रिया कारकों की, उत्प्रेरक सामान्यतः क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। उत्प्रेरक सामान्यतः क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। इधर देखिए बच्चों, ये ग्राफ हमारे पास में देख लेंगे पहले एक बार। ये हमारे पास में अभिक्रिया की प्रगति है, और ये हमारे पास में है इधर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और यहाँ एक रिएक्शन हमारे पास में, यहाँ एक रिएक्शन हमारे पास में इस तरीके से हो रही है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास में हो रही है, और इस रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग बात करें
तो इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है वो है हमारे पास में ये, इसको सक्रियण ऊर्जा को हम लोग शो करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसलिए ई ए से दर्शाते हैं। तो ये ई ए हमारे पास में हो गया। ये है उत्प्रेरक के बिना। अब मैंने कैटेलिस्ट डाल दिया, तो अब जब कैटेलिस्ट डाल दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में जो होगी, वो जो रिएक्शन होगी वो अब इतनी जल्दी चल जाएगी। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि अब सक्रियण ऊर्जा का जो मान होगा इसका, अब जो सक्रियण ऊर्जा का मान होगा वो ये वाला होगा, और ये हो जाएगी आपकी ई ए डैश। ठीक है, पहले से कम हो जाता है, हिंदी मीडियम वाले इसको बना लेंगे। सक्रियण ऊर्जा पहले ज़्यादा जब कम हो गई ना, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सब कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट इसके बारे में लिखेंगे, कैटेलिस्ट इज एन catalyst is an inorganic compound or elements which can change the rate of reaction, but they remain unchanged after the reaction is known as catalyst. Generally catalyst decreased the energy of activation of reactants. बना लीजिए इसको, हिंदी मीडियम वाले नोट करके लिखेंगे। सक्रियण ऊर्जा के बारे में लिखेंगे, क्रिया कारकों को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, जिसे वे ग्रहण करके क्रिया करने योग्य हो जाते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे ई ए से दर्शाते हैं। लिख लिया बच्चों, बोलिए, हो गया। अब लिखिए आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे amount of energy which is responsible to create activity in reactants is known as energy of activation। या और सिंपल वे में लिख लें, और करके लिख लेंगे minimum amount of energy which get by the reactant and become reactable for the reaction is known as energy of activation, denoted by EA। समझ में आ गया बच्चों? तो उत्प्रेरक का क्या काम है, अभिक्रिया के वेग में समझ में आ गया आपको। ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, तो सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो अभिक्रिया तेज चलती है। ये उत्प्रेरक का कार्य है, समझ में आ गया। आप कहेंगे सर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग घटा भी तो सकता है, अभी हमें फिलहाल काम करना है, अभिक्रिया की स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट के बारे में आप लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसका? फोर्थ पॉइंट हमारे पास में प्रकाश, लाइट। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। तो एक ही लाइन लिखेंगे इसमें, बहुत से अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। Many reactions occur in presence of light। फेमस एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और अगर इनऑर्गेनिक में बात करें तो एग्जाम्पल हो गया H2 + Cl2 = 2HCl, और यहाँ लिख देंगे आप लोग लाइट को H और न्यू से दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आ जाता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं
सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस एरिया। अब आप यूँ समझो, इसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं हम लोग। ये पेन है मान लीजिए, इस मार्कर को मैं जलाना चाहता हूँ, तो माचिस की तीली जलाऊंगा तो बहुत मुश्किल से जलेगा, बहुत टाइम लगेगा हमें। अब मैंने क्या किया, एक ब्लेड लिया, इसके बहुत पतले पतले स्लिप्स काट ली, चिप्स काट ली, और एक लंबा सा मैंने क्या किया, पेन को क्या किया, मैं इस पेन को इस तरीके से पतला पतला काटता गया, और इसको काट करके मैंने एक लंबा सा कागज़ की तरह पतला पतला इसको काट लिया। अब मैं जलाऊंगा तो बताओ जलेगा कि नहीं जलेगा, स्पीड बढ़ जाती है। यही वजह है कि मोटी लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, लेकिन वही लकड़ी को अगर छील के या पतली काट करके हम लोग लंबी चीप बना दें और फिर उसको गर्म हीट क्या करें, जलाएं तो जल्दी जल जाएगी। तो यूँ कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है, अभिक्रिया उतनी तेजी से होती है। जैसे कोयले का जो बुरादा होता है, जो छोटे टुकड़े होते हैं, वो जल्दी जलते हैं कंपेयर टू बड़े कोयलों से। समझ में आ गई बात आपको, तो लिख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इसके अंदर, अभिकारकों अथवा उत्पादों, अभिकारकों या उत्पादों का की प्रकृति, अभिकारकों या उत्पादों की प्रकृति लिख लिया आप लोगों ने। लिखिए इसके अंदर, हम सब जानते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर ये कुछ बॉन्ड टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड बनते हैं। यहाँ दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड है, यहाँ दोनों Cl के बीच में एक एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जब भी तो H और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान रखें बच्चों, सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति, उत्पादों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, पुराने बंध तो टूटते और नए बंध बनते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। समझ में आ गई बात आपको। लिखिए इसके अंदर, लिखेंगे इसके अंदर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों में उपस्थित, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों में उपस्थित, क्रिया कारकों में उपस्थित पुराने बंध तो टूटते हैं, पुराने बंध तो टूटते हैं, तथा उत्पादों में नए बंधों का निर्माण होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता पर, अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। 6 टाइप के थे, ताप, उत्प्रेरक, पदार्थों की सांद्रता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद में आपका अभिकारक उत्पादों की प्रकृति और प्रकाश। ठीक है, समझ में आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। In a chemical reaction, the old bond of reactants are back. The old bonds of reactant are back, while the new bonds of products are formed. So it is proved that the rate of reaction depends on nature of reactants and product. समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद में अगली जो चीज आती है, अगली जो खास चीज आती है हमारे पास में, वो बहुत स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावित करने वाले कारकों में आपका ताप गुणांक और ताप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है, बाकी याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। उसके बाद में अगला हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास में आता है बच्चों, इसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ या इसको रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। रेट इक्वेशन, अभिक्रिया वेग नियम, अभिक्रिया वेग नियम या अभिक्रिया वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग समीकरण, ये एक ही नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे निकालते हैं एक बार देख लीजिए।
मान लीजिए एक रिएक्शन है बच्चों, A प्लस बी कोई कंपाउंड मिल रहे हैं और प्रोडक्ट कोई बना रहा है। ओके, अब कहा यह जाता है कि जो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो रेट होती है, दर होती है, वो क्या होते हैं, जो इसके क्रिया कारक होते हैं उनकी सांद्रताओं के समानुपाती होती है। और जब इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के ए बी। मान लीजिए सपोज मेरे पास में a की मात्रा x के बराबर है और b की मात्रा y के बराबर है, तो मेरे पास में इसकी पावर x लग जाएगी, इसकी पावर y, x और y। तो डेफिनेशन क्या हो गई, अभिक्रिया वेग एक गणितीय सूत्र है। अभिक्रिया वेग नियम एक गणितीय सूत्र है जिसमें अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों पर घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। बात समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं अभिक्रिया वेग नियम। लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे अभिक्रिया वेग नियम। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। हेडिंग लिखने के बाद में ये समीकरण उतार लो तीनों और यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया वेग नियम। अभिक्रिया वेग नियम लिख लिया बच्चों, अभिक्रिया वेग नियम। अब चलिए शुरू करते हैं इसको। लिखिए बच्चों, यह एक गणितीय सूत्र है जिसमें अभिक्रिया की दर को क्रियाकारकों के सांद्रता पदों पर घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों, इट इज मैथमेटिकल इक्वेशन in which rate of reaction represent in concentration term of reactant with raised power। ऊपर पावर लग रही है ना, तो क्या कहेंगे बच्चों, रेट लो क्या है बच्चों, रेट लो इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट इन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट विद रेज्ड पावर इज नोन एज रेट लो रेट इक्वेशन। और हिंदी में क्या लिखा, अभिक्रिया वेग नियम एक गणितीय सूत्र है जिसमें अभिक्रिया की दर को क्रिया कारकों के सांद्रता पदों पर घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। इसे अभिक्रिया वेग समीकरण भी कहा जाता है। बात समझ आ गई बच्चों? तो यह था हमारे पास में अभिक्रिया वेग नियम। बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं आगे। अभिक्रिया वेग नियम के बाद में अगला जो टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास में, वो आता है यहाँ पर जो ये के है वो कहलाता है अभिक्रिया वेग स्थिरांक। क्या कहलाता है बच्चों? अभिक्रिया वेग स्थिरांक। तो हेडिंग लिखेंगे अभिक्रिया वेग स्थिरांक। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अभिक्रिया वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। अगले हेडिंग हमारे पास में अभिक्रिया वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? के से। इसके बारे में बात कर रहे हैं अभिक्रिया वेग स्थिरांक। अब इसको जो समझो, कोई रिएक्शन है, इसमें A प्लस बी की रिएक्शन हुई और कोई P प्रोडक्ट बन गया, तो हमें पता है दर को हम लोग समानुपाती करते हैं A और B के। तो हमारे पास में रेट इज इक्वल टू, इसको हटा दिया तो K, ये हो गया A और ये हो गया आपका B। अगर मान लीजिए मैं कहूँ यदि, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यदि A और B इज इक्वल टू 1 हो, इसकी दोनों की वैल्यू 1 हो, तो बताइए क्या रेट इज इक्वल टू क्या आ गया? क्या बस यही हमारे पास में डेफिनेशन है किसकी? रेट कांस्टेंट की।
ठीक है, डेफिनेशन सुन लीजिए। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम यूनिटी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम यूनिटी, जब एक हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग अभिक्रिया वेग स्थिरांक। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। अभिक्रिया वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। अभिक्रिया वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। जबकि अभिकारकों की सांद्रता एक इकाई हो, एक इकाई हो तो के बराबर रेट इसलिए हो जाता है जब क्रियाकारक की सांद्रता एक हो जाती है, तो उसे उस रेट को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। ये लिख लो एक बार, लिख लिया आप लोगों ने, बोलिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई और अंग्रेजी में हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये हो गया। अब इसकी यूनिट निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यूनिट इकाई क्या होता है, इसका निकालने का तरीका है मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये इसकी इकाई है, यूनिट है। यूनिट तो जानते हैं आप लोग, हिंदी में मीडियम वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोल पर लीटर 1 - n है ये आपका ना, 1 - n और फिर आगे सेकेंड इनवर्स। और n क्या है यहाँ पर, n है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है भैया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब ये कोटि क्या होती है थोड़ी देर में आ जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सुन लो बस। अभिक्रिया की कोटि होता है, कुछ होता है ये मान लो। अभी चैप्टर इसके बाद में टॉपिक आएगा अभी तुरंत, तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर अभिक्रिया की कोटि को 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास में अभिक्रिया की इकाई आ जाएगी यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, ठीक है। अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। अब यहाँ पर ये 1 - n का मतलब क्या, ये ध्यान रखना है कि मोल पर जितनी भी पावर आएगी उसकी अपोजिट इस पे आएगी। अगर इस पर +2 आएगी तो इस पर -2 आएगी, इस पर +3 आएगी तो इस पर -3 आएगी, अगर इस पर -3 है तो इस पर +3 आएगी। समझ में आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 0, प्रथम एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 0 प्रथम एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलेंगे, आंसर आएगा। देखिए इधर हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ आपने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर, ठीक है। 0 कोटि के लिए लिख दिया आप लोगों ने। क्या लिखा भैया,
मोल, ठीक है, पर लीटर। 1 माइनस एन की जगह क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, क्या शून्य कोटि के ना सेकंड इनवर्स। मुझे बताओ शून्य किसी की शून्य में से बन जाए, कुछ नहीं बचेगा, तो मोल की पावर तो कितने आ गई, 1 आ गई, क्या 1 लगाते नहीं है, ये +1 है तो नीचे वाला -1 हो गया, क्या लीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स सबके साथ ऐसे रहेगा, तो सेकंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे प्रथम कोटि, ठीक है। यहाँ मेरे पास में लिख दिया मैंने मोल, यहाँ लिख दिया मैंने लीटर, ये हो गया मेरे पास में 1, और एन की वैल्यू पे 1 लिखूंगा, फर्स्ट कोट प्रथम कोटि के, 0 था तो 0 लिखा था, फर्स्ट है तो प्रथम लिख दूंगा, ये हो गया सेकंड इनवर्स। एक में से एक जाएगा तो 0 बच जाएगा, क्या जब इस किसी की पावर 0 हो जाती है, एक में से गया तो 0 बच गया, क्या भैया। अब 0 आपको पता है जब किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ये ध्यान रखना, जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये पूरा तो 1 हो गया, बचा क्या केवल सेकंड इनवर्स। तो यूं कह सकते हैं प्रथम कोटि का अभिक्रिया की होगी सेकंड इनवर्स। अब आ जाओ आप सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया क्या लिखूंगा भैया, मोल पर लीटर, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 1 - 2 आएगा, क्या द्वितीय कोटि की तो 2 ही तो आएगा भाई, प्रथम कोटि की तो 1 आ जाता है आपका। आगे आपका हो गया सेकंड इनवर्स, ये लीजिए। अब 2 में से एक गया तो माइनस का एक बच रहा है, क्या माइनस संख्या बड़ी है तो लीटर मोल पे क्या आ जाएगा भैया, मोल पर आ जाएगा -1। जब ये -1 तो लीटर क्या आ जाएगा +1 को लिखते नहीं है। आगे क्या बचा, सेकंड इनवर्स। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग यूनिट ऑफ के अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा सीधा आता है और आपसे कहता है भैया प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कौन सा होगा, इकाई कौन सी होगी, शून्य के लिए कौन सी होगी, द्वितीय के लिए कौन सी होगी। एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा टिपिकल होता है, इसको लिख लो पहले एक बार। चले, क्वेश्चन क्या आता है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द वैल्यू ऑफ rate constant is 3.2 into 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान 3.2 गुणा 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। लीजिए साहब, अब आप इसको देखेंगे तो यार तो न्यूमेरिकल है क्या भाई, कैसे करेंगे इसको, लेकिन नहीं न्यूमेरिकल नहीं है। सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, हिंदी में प्रथम कोटि। आपको पूछिए ये कैसे हो गया भाई, प्रथम कोटि कैसे आ गया। अरे भैया के दे रखा है, रेट कांस्टेंट एक के दे रखा, बोला हाँ सर के दे रखा है, तो अरे के दे रखा है तो के की यूनिट दे रखी है ना, सेकंड इनवर्स। और अभी मैंने लिखा है सेकंड इनवर्स किसमें निकाली, देखो किसकी इकाई निकाली थी, अभी थोड़ी देर पहले लिखी है, किसकी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब आपसे ऐसे वेग स्थिरांक का मान दे दे और अभिक्रिया की कोटि पूछे तो उसकी इकाई देख लेना, यूनिट देख लेना, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के। बोले गुरु जी हमें याद नहीं रहे तो भैया कुछ करना, एक बार 0 रख लेना, 0 की इकाई निकाल लेना, 1 रख लेना, इकाई निकाल लेना, 2 रख लेना, इकाई निकाल लेना, जो यहाँ से मैच कर जाए उसी को मान लेना।
बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये था अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। बात समझ में आ गई आपको कि अभिक्रिया वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अभिक्रिया वेग स्थिरांक होता क्या है, अभिक्रिया वेग नियम क्या होता है और अभिक्रिया वेग नियम की इकाई क्या होती है। ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर की इकाई अलग है और अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई अलग है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट आपको क्लियर हो गया। चले आगे, चलिए हेडिंग लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है अभिक्रिया की कोटि, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी जो बात कर रहे थे आप वही चीज आ गया। देखो बच्चों, अगली हेडिंग हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि, अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों, यहां मैंने लिख दिया रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया भैया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। जब कुछ पावर नहीं तो मतलब 1 होता है। टोटल कितना हो गया, अभिक्रिया के ऑर्डर कितने हो गए, 3। आपका सर ये क्या हुआ, तो देखो बच्चों ये जो मैंने लिखा है ये अभिक्रिया वेग नियम में भी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं लोग। अभिक्रिया वेग नियम क्या होता है, गणितीय इक्वेशन होता है जिसमें क्रिया कारकों को घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारे पास में अभिक्रिया वेग नियम या अभिक्रिया वेग समीकरण दे रखा है। तो अभिक्रिया वेग समीकरण में जो घातांक होती है, जो घात लगी होती है, उनके जोड़ को, उनके टोटल को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। डेफिनेशन लिखिए, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। अभिक्रिया वेग नियम में, अभिक्रिया वेग नियम में, अभिक्रिया वेग नियम में क्रिया कारकों के, अभिक्रिया वेग नियम में क्रिया कारकों के सांद्रता पदों पर, अभिक्रिया कारकों के सांद्रता पदों पर लगी घातांकों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे the order of reaction is equal to the sum of raised power at the concentration term of reactant in rate law or rate equation। अगर इसको हम लोग केवल इसी के बारे में बात करें तो यहाँ लिख दिया मैंने x, यहाँ लिख दिया मैंने y, तो यहाँ लिख दूंगा मैं x y। तो परिभाषा क्या होगी, अभिक्रिया वेग नियम में क्रिया कारकों के सांद्रता पदों पर जो घात लगी होती है उस घातों के योग को ही हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। बात समझ में आ गई बच्चों आपको। दूसरी बात में अगर हम लोग दूसरी परिभाषा लिखें अथवा करके, मान लीजिए आपको ये डेफिनेशन दी नहीं साहब, वेग नियम ने दिया, तो फिर क्या करेंगे, तो देखो बच्चों पहली बात है ये पूर्ण रूप से प्रायोगिक राशि है, पूर्ण रूप से प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया की कोटि क्या भैया, पूर्ण रूप से प्रायोगिक राशि, टोटल प्रैक्टिकली वैल्यू है ये। आपको सर कैसे, क्या मतलब है इसका, कहने का मतलब ये है कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि आप देख के तो बता ही नहीं सकते। अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा अभिक्रिया कोटि कैसे। बोले सर अभी प्रैक्टिकल क्या करते हैं, इसको यूं समझो, आप एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ए और बी रिएक्शन कर रहा है और कोई पी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसकी मैं बात कर रहा हूं, आपने क्या किया, ये लिया 5 ग्राम, ये लिया 5 ग्राम, रिएक्शन चलाई और पी बन रहा था। मान लीजिए पी आपका बन रहा था 5 सेकेंड के अंदर। फिर आपने क्या किया, ए की सांद्रता 5 से 4 करके देखी या 5 से 6 करके देखी, कहने का मतलब ए की सांद्रता आपने बदल के देखी, बी की सांद्रता आपने नहीं बदली। जब आपने देखा रिएक्शन कराई तो अभी की भी रिएक्शन
5 सेकंड में ही पूरी हो रही है, मतलब ए पर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं कर रही है। अब ए को हम लोगों ने 5 ही रखा, नहीं चेंज किया। बी को या तो 4 करके देखेंगे या 6 करके देखेंगे। अगर इसकी स्पीड अभी भी नहीं बदलती है तो ना तो इस पे डिपेंड करिए ना इस पे, तो कहलाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। मान लीजिए इसकी सांद्रता 4 या 6 करने पर स्पीड 5 की जगह 4 हो जाए या 6 हो जाए, चेंज हो जाए और इस पे डिपेंड, तो यूँ कह सकते हैं ये कहलाएगी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसे इसके साथ करें तब भी चेंज हो जाए तो कहलाएगी आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसके साथ चेंज हो जाए इसके साथ नहीं हो तो कहलाती है आपको शून्य कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसको यूँ समझो आप क्या आप 4-5 दोस्त थे और 4-5 दोस्तों ने क्या किया, एक 4 व्हीलर बनाने की कंपनी खोल ली। 4 व्हीलर बनाने भाई 10 लोग हैं आप लोग, 10 लोगों ने कहा कि यार चलो 4 व्हीलर बनाते हैं यार बढ़िया वाली। अब सबने डिसाइड किया भाई 1 मंथ के अंदर सब आप लोग काम करेंगे। एक ने कहा सर मैं टायर का डिज़ाइन करूंगा, एक ने कहा मैं उसका इंटीरियर बनाऊंगा, एक ने कहा मैं उसकी बॉडी बनाऊंगा, एक ने कहा मैं स्टीयरिंग डिज़ाइन करूंगा, एक ने कहा मैं एसी लगाऊंगा उसके अंदर। सबने पता ये लगा कि एक दोस्त आपका था वो सुस्त था, वो ढीला, उसने ही कहा कि यार नहीं मैं तो देखो मुझे 1 महीने की जगह क्या करेगा 1.5 महीना लगेगा भाई, तो बताओ। और उसका काम था इंजन तैयार करने का, तो बताओ आपकी गाड़ी कितने दिन बाद आएगी, 15 दिन लेट आएगी ना मार्केट में। तो अभिक्रिया की जो स्पीड है उस एक बंदे पर डिपेंड करी जो सबसे स्लो था, तो उसे कहते हैं हम लोग अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। उसको देखे थे दूसरे का सर मैं भी अब 1.5 महीने में करूंगा, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया 2 पे डिपेंड कर रही, गाड़ी लेट हो गई आपकी। मान लीजिए वो बंदा लेट हो रहा है, उसका दोस्त बोले कि नहीं मैं इसकी हेल्प करा दूंगा 1 महीने में काम हो जाएगा, तो कहलाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो जितने चीज पर, जितने क्रिया कारकों पर अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है उसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। लेकिन खास बात यह बच्चों, अब अभिक्रिया कोटि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लैब में लेके जाना पड़ेगा, कम ज्यादा करके देखना पड़ेगा। इसलिए क्या है, ये पूर्ण रूप से प्रायोगिक राशि है। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं? मैथमेटिक्स में 2 टर्म सुनी होगी आपने, एक पढ़ी होगी अवकलन और एक पढ़ा होगा आपने समाकलन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? ठीक है, तो यूं कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा हो गई अभिक्रिया की कोटि पूर्ण रूप से प्रायोगिक राशि होती है। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा भी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा टेंशन तो। अभिक्रिया की कोटि पूर्ण रूप से प्रायोगिक राशि है जिसे अवकलित अथवा समाकलित वेग समीकरण के माध्यम से, जिसे अवकलित एवं समाकलित वेग समीकरण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। अवकलित एवं समाकलित वेग नियम से ज्ञात किया जाता है। लिख लिया बच्चों? ये दूसरी डेफिनेशन है, पहली वाली याद कर लोगे तब भी चल जाएगा, दूसरी याद कर तो वो भी चल जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों की, तो लिख लीजिए इट इज टोटली प्रैक्टिकल वैल्यू, इट इज टोटल प्रैक्टिकल वैल्यू विच इज ऑब्टेन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाती है। एग्जाम में बहुत सीधे सीधे एनसीईआरटी के अंदर आपकी बुक में बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेट लो देता बोलता अभिक्रिया की कोटि बताओ। जैसे एक एग्जैक्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अभिक्रिया कोटि की डेफिनेशन हो गई ना, अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। मैंने लिखा है यहाँ पर कंसीडर फॉलोइंग रेट लॉज। यहाँ लिखा आपने रेट इज इक्वल टू के ए बी, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड हो गया रेट के ए की पावर हाफ बी। थर्ड हो गया आपका रेट के ए की पावर 2 बी की पावर हाफ। फोर्थ हो गया रेट के ए की पावर 2 बी की पावर हाफ। ये लीजिए साहब, हो गया। लिख लीजिए निम्न अभिक्रियाओं को देखिए, निम्न अभिक्रियाओं को पर विचार कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। चारों लिख लो। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
फॉर ऑल, सभी के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, सभी के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ये कंपटीशन में भी आता है, जेट वगैरह के एग्जाम में आता है। इसके अलावा आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर कई बार रेट लो दे देगा और अभिक्रिया की कोटि पूछ लेता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कुछ करना नहीं है, घातांक को जोड़ दो, डायरेक्ट यहीं पे निकाल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये लीजिए, एक घात ये एक घात ये, जब कुछ नहीं तो एक घात होती है, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। इसके अंदर एक घात है या आधा है, एक और आधा कितना होता है, 1.5, ऐसे लिख सकते हो। 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 और करके, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/2, यही तो होता है 1.5। ठीक है, कंपटीशन में कई बार क्या होता है, 1.5 आप ये देख रहे होते हैं, ये नहीं मिलता है, ये देख रहे होते हैं नहीं मिलता, ये मिलता है सीधा, पहचान नहीं पाते हैं। 3/2, 5/2 ध्यान रखना। इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये 2 है और ये आधा है, 1/2 है, तो कितना हो गया, 2.5 हो गया। क्या 2.5 को 2.5 कहते हैं, इसी को हम लोग 2 सही 1/2 भी कहते हैं 2.5 को, और इसी को हम लोग 5/2 भी कहते हैं, एक ही बात होती है, ध्यान रखना। इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 1.5 है, क्या होगा 3.5 हो गया। क्या इसको हम लोग 3.5 भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग 7/2 भी कह सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ये समझ में आ गया बच्चों आपको? कि अगर रेट लो आपको दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसके बाद में रेट लो अभिक्रिया वेग नियम क्या होता है उसके बारे में बात की। उसके बाद में अभिक्रिया वेग नियम की इकाई क्या होती है उसके बारे में बात की, और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में बात की, उसकी कैलकुलेशन और डेफिनेशन के बारे में। अभी 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को पूरा होने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।